तो आपके पास ऐसी इंटेलिजेंस नहीं आ रही है। मेरे पास आ रही है क्योंकि इसकी टेलविंड सीएसएस की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। आपने जाना है यहाँ पे एक्सटेंशंस पे। हो गया तेरा? मेरा तो बहुत ज़्यादा जूम हुआ है, बट आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशंस का आइकन आ रहा होगा। एक्सटेंशंस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आगे सर्च करना है टेलविंड सीएसएस। पहली वाली एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन बेसिकली एक तरह से आप समझ लें VS कोड के अंदर आप अपना कोई सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लो जिससे आपका VS कोड और स्मार्ट हो जाए। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल करी हुई है टेलविंड सीएसएस। ये देखिए इसमें ये टिक मार्क भी लगा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि ये ऑफिशियल चेक लगा हुआ है। तो ये ऑफिशियल है, इसको आपने इंस्टॉल कर देना। तो ये आपको ऐसी इंटेलिजेंस देता रहेगा। देखो मेरे में कलर भी दिखा रहे हैं साइड में कि ये रेड कलर है, वो ब्लू कलर है। तो एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। आज का जो हमारा टास्क है, पिछली क्लासों में हमने हेडर बनाया था, लेकिन वो हेडर था बहुत ही यार, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, आप थकावा गए। तो भाई आपके पास यहाँ पे क्या हेडर बनाना। हेडर जो हमने बनाया था वो बगैर स्टाइलिंग के बनाया था, तो हमें अच्छा वाला हेडर बनाना। अच्छा वाला हेडर बनाने के लिए हमने टेलविंड सीएसएस लिखनी होगी। तो टेलविंड की हम हर क्लास को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम कुछ बनाते रहेंगे वैसे वैसे नई नई चीज़ें आती रहेंगी, मार्जिन पैडिंग भी आएगी, तो उसी में उसको सीख लेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे पास सीएसएस ज़्यादातर लोगों को आती है, तो हम टेलविंड ही यूज़ करते हुए स्टाइलिंग सीखेंगे। अच्छा, तो हमने क्या बनाना है, हेडर बनाना है। अब एक तरीका तो ये है कि हेडर मैं यहाँ पे बना लूँ, वो जो वेबसाइट के ऊपर होता है ना हेडर, जिसमें 4 बटन होंगे और लोगो होगा, ऐसे बनाना। यहाँ पे मैं आता हूँ और हम पहले ना डिसाइड कर लेते हैं क्या बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हमारी वेबसाइट, और उसमें होगा हमारा प्यारा सा हेडर। हेडर के अंदर यहाँ पे होगा हमारे पास एक लोगो। अब वो लोगो कैसे लगाएंगे वो देख लेंगे। और राइट साइड पे आपके पास होंगे बटन्स। एक होगा होम का बटन, नाम आएगा मेरा होम का बटन, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक होगा थोड़ा सा गैप देके अबाउट का बटन, एक होगा कॉन्टेक्ट का बटन, एक होगा जगह खत्म हो। चलो 3 ही काफी। तो ये 3 बटन होंगे यहाँ पे, ये हमने बनाने। कितने ऐसे लोग हैं जो सीएसएस के साथ ये बना सकते हैं और टेलविंड के साथ? ठीक है, कम लोग हैं। अच्छा, और कितने ऐसे लोग हैं जो बना ही नहीं सकते, ना सीएसएस के साथ ना टेलविंड के साथ? बताओगे तो पता चलेगा ना, फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। लड़कियां छोटे छोटे इंग्लिश करती हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास लोग हैं जो बना ही नहीं सकते, चाहे सीएसएस हो या टेलविंड हो, तो आप इनको भी लेकर चलना है ना इस क्लास में। क्योंकि टेलविंड स्टार्ट हुई है, तो हम स्टार्ट करते हुए स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेंगे। अगली क्लास में आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आया तो फिर सजाए करंट। पानी पड़ा ना। अच्छा, तो अब हमें ये बताना है,
तो हम दो तरीके से इसे बना सकते हैं, एक CSS लिख के, एक पूरा टेलमेंट से करके। तो दोनों ऑप्शंस हम देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा पेज है, होम पेज। होम पेज के अंदर हेडर बनाने, ऐसे हेडर बनाने के लिए क्या मैं यहीं पे हेडर बनाने स्टार्ट कर दूं? कंपोनेंट बनाते हैं। किसने बोला? किसने? ये कैसा नाम है? नीरू। अच्छा, नहीं नीतू, सही, शुक्र। अरे मैं नींबू सुनाई थी, सही है। आप सही ले लिया ना, अब याद रहेगा। अच्छा, हेडर हम चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बनाएंगे तो अबाउट का पेज जब बनाएंगे उसमें भी फिर से बनाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट का बनाएंगे तो उसमें भी फिर से बनाना पड़ेगा। तो क्या करें कि हम जो है इस हेडर का एक अलग क्या बना दें, कंपोनेंट। अच्छे कंपोनेंट बना दें, जिसका नाम मैं रख दूंगा हेडर, स्मॉल में रखते हैं, header.tsx। और इस हेडर को मैं अपने तमाम पेजेस पे इंपोर्ट कराऊंगा। या और कोई अच्छा तरीका? हमारे हर पेज को कौन रैप कर रहा है? लेआउट। तो लेआउट हमें याद रहना चाहिए। तो ये हमारी लेआउट की फाइल है जो हर पेज को रैप कर रही है। तो हम अपने हेडर को कहाँ पे इंपोर्ट करा देंगे? लेआउट के अंदर। तो मैं डायरेक्ट लेआउट पे नहीं बना सकता, बना सकते हैं। डायरेक्ट लेआउट में भी बना सकता हूँ, बनाना एक ही दफा पड़ेगा, क्योंकि लेआउट ऐसी फाइल है जो हर पेज को रैप कर रही है। तो मैं layout.tsx में बनाऊं तो कोई नुकसान? तो सब पे ही तो करना है सर, पब्लिक और प्राइवेट का भी तो फर्क रखना है ना। क्या हो जाएगा? मैसी हो जाएगा। तो आपके पास layout.tsx में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। हेडर भी आप वहीं डाल दोगे, फुटर भी डाल दोगे, तो कोड पढ़ने में मुश्किल होगी। तो हेडर को हम अलग से बनाते हैं ताकि उसका कोड एक अलग जगह पे हो, उसको फिर हम लेआउट में इंपोर्ट कराएंगे। तो लेआउट से हमारे पास हेडर सारे पेजेस पे लग जाएगा। तो बना लेते हैं header.tsx। कहाँ गया मेरा फाइल एक्सप्लोरर? गायब हो गया सर। ब्लैक करते ब्लैक हैं। में ना और दिखेगा नहीं। मैं थीम चेंज करता हूँ, व्हाइट पे ही कलर थीम। आप सही है। थोड़ा बैकग्राउंड कलर ना वो SMD में ब्लैक कलर से ही दिखता नहीं है, ब्लैक कलर उसके साथ मर्ज हो जाता है, तो इसलिए वाइट कर दिया मैंने। अच्छा, इसको हटा दो, ये हम इमेज को यूज नहीं कर रहे, इसको हटा देते। ये हमारा page.tsx की फाइल है। इसी के बराबर में फाइल एक्सप्लोरर यहाँ से मैं सर्च किया, ऐप के फोल्डर के अंदर मैं क्या बना सकता हूँ? हेडर का कंपोनेंट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ ऐप के फोल्डर के अंदर, header.tsx की मैं फाइल बनाता हूँ। नो सर, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये क्या खुला? इसको बंद करो। अच्छा, अब आप लोग कह सकते हो कि भाई कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाओ, फिर उसमें भी तो कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मेन फोकस जो है ना header.tsx को करना। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा? कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाऊंगा, कंपोनेंट्स के अंदर काम होगा। फिलहाल हमारा मेन फोकस है हेडर बनाना, टेल विंडो यूज करते हुए। तो जितना कम चीजें पढ़ने को फिलहाल उतनी हमें आसानी होगी। आप लोग तो स्मार्ट है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं बना सकते, पाथ में ही अटके रहेंगे, पाथ क्या डालें, तो उसमें मेरा टाइम लग जाएगा। जो लोग बना सकते हैं वो बिल्कुल बनाओ,
जो नहीं बना सकते, जिनको नहीं आता भाई, सिंपल हमने ये रखा पेज डॉट TSX के बराबर में हेडर डॉट TSXE फाइल बना दी, बस जी बना दो। उसका बताता हूँ, उसका मैं बताता हूँ, याद दिला देगा इनमें, पहले ही कर लें। फिलहाल मैंने ऐप के फोल्डर के अंदर हेडर डॉट TSXE फाइल बनाई है। अब मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट बनाऊंगा RFCE, ओ सॉरी शॉर्टकट नहीं बताना था, नहीं चलेगा, नहीं एक्सटेंशन नहीं है ना आपके पास, एक्सटेंशन है जिसके पास चल जाएगा। अच्छा मैं ऐसे ही बना देता हूँ हेडर, जब हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे तब शॉर्टकट्स यूज करेंगे, ChatGPT से लिखवाएंगे खुद लिखो खुद है, ChatGPT है, जेमिनी है, लेकिन AI अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि डिजाइन को देख के वो आपके कोड लिख सके, इतना स्मार्ट नहीं हुआ, तो हम थोड़ी बहुत हेल्प ले लेंगे उससे। अच्छा रिटर्न हेडर, इसको बंद कर देते, तो क्या किया, हेडर डॉट TSXE फाइल बनाई है सिर्फ, और हेडर डॉट TSX के अंदर कंपोनेंट बनाए जो कि सिर्फ हेडर प्रिंट करना है। अब ये जो हेडर है इसको कहाँ पे इंपोर्ट कराऊं, मैं चाहूँ तो पेज डॉट TSX में भी लगा सकता हूँ यहाँ पे हेडर, बट यहाँ पे मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे लगा दिया तो नुकसान ये होगा कि हर पेज पे मुझे ये हेडर इंपोर्ट कराना है, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे लेआउट डॉट TSX। लेआउट डॉट TSX के अंदर बहुत सारी चीजें, हमारे काम की चीज है ये चिल्ड्रन हेडर, क्या बच्चे कहाँ से आवाज आई बच्चे, यार क्या है यार, कैसा अजीब सा लगेगा, बच्चों के ऊपर लगाएंगे, चिल्ड्रन के ऊपर लगाएंगे। अच्छा हमने क्या किया, चिल्ड्रन के ऊपर, चिल्ड्रन हमारा क्या है, जो आपके पेजेस हैं जितने भी, वो सारे चिल्ड्रन की जगह पे आएंगे, खुद ही, हम नहीं करते, खुद ही आते हैं, हमने पढ़ा था। अच्छा यहां पे मैं लिखता हूं हेडर। अच्छा हेडर डॉट TSX में अगर मैं आऊं तो ये क्या है, कंपोनेंट है, लेकिन कंपोनेंट बनाया किससे, फंक्शन से। तो एक अदद अगर हम बिल्कुल हाई लेवल पे बात करें तो एक फंक्शन है, एक लो लेवल पे बात करें तो एक फंक्शन है, हाँ वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है HTML, लेकिन है फंक्शन। तो फंक्शन में जब हम चलाते थे तो कैसे चलाते थे, सबसे पहले हम इंपोर्ट करते थे फंक्शन को, इंपोर्ट फंक्शन का नाम मैंने रखा हुआ है यहाँ पे हेडर, नाम कुछ भी रख सकते हैं, हेडर मैंने, अच्छा इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करा, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हर कंपोनेंट को कराना, तो हेडर को मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा दिया। यहाँ पर मैं आता हूँ, हेडर को मैं इंपोर्ट करता हूँ, और कहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, डॉट स्लैश, डॉट स्लैश जब मैं लगाता हूँ तो लेआउट डॉट TSXE फाइल के बराबर में जो जितनी भी फाइल्स है वो सारी आ रही है, तो मुझे हेडर भी चाहिए, हेडर भी मैंने सेलेक्ट किया, तो हेडर का जो फंक्शन था, कंपोनेंट था, वो मैंने इंपोर्ट करा दिया। अब मुझे इसको यहाँ पे यूज करना है, तो हम फंक्शंस को कैसे यूज करते थे, फंक्शन को कॉल कैसे करते थे, फंक्शन का नाम लिखते थे हेडर और ऐसे कॉल कर देते थे, है ना। रिपीट कर दे दो, बोर्ड वाला भी नहीं देखा सर, एक्सपोर्ट दिखा देना। बताया अच्छे, उसको ना अच्छे से रट लो, ये हर प्रोजेक्ट में ही कर रहे होगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना हर क्लास में फिर मुश्किल में ही रहोगे। इंपोर्ट मैंने करा क्या, हेडर इंपोर्ट किया फ्रॉम
सर अली बड़ा कर दो, बड़ा कर दो। डबल टैप भी कर दो, फुल स्क्रीन हो जाएगी। सही है, थैंक यू। तो हमने हेडर को इंपोर्ट किया जी। अच्छा, इनका सवाल ये है कि page.tsxe फाइल का नाम सर आपने बताया था कि page.tsxe रखना। कौन सी फाइल का नाम? पेज होम पेज। कोई सी भी नहीं, जिस फाइल का आपने पेज बनाना है। तो एक तो होता है पेज, उस पेज के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे। हेडर का होगा, हीरो सेक्शन होगा, उसके बाद नीचे कार्ड्स का सेक्शन होगा, तो कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन पेज एक होता है, होम पेज एक होता है, फिर अबाउट का पेज दूसरा होता है, कॉन्टैक्ट का पेज। हेडर जो हम बना रहे हैं वो पेज बना रहे हैं नहीं, पेज के अंदर एक कंपोनेंट हम ऐड करना चाह रहे हैं, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं। पेज बनाते हुए बस ये ख्याल रखना है कि फाइल का नाम page.tsx होना चाहिए। बाकी कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो कुछ भी नाम रख दो, मसला नहीं है, मीनिंगफुल। मैंने क्या किया, हेडर को इंपोर्ट कराया। कहाँ से? अभी हम layout.tsx के अंदर है, layout.tsx के बराबर में ही था हेडर, तो मैंने कहा हेडर को हम इंपोर्ट करा रहे हैं। तो ./हेडर मैंने लिखा तो इंपोर्ट हो गया। किस नाम से? हेडर के नाम से। मेक श्योर करना आप जितने भी कंपोनेंट्स बनाए उसका नाम कैपिटल लेटर से, कैपिटल स्मॉल से रखोगे चल जाएगा, लेकिन हमने जो है कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस रखनी है। नोट कर लो, कैपिटल लेटर 10 दफा, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। अब लिख लो, मैंने इतनी दफा बताया ना, फिर भी गलती होगी, आप लोग करेंगे। कैमल केस यूज कर लो, बट पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, यहां पे आपके पास हेडर को मैंने इंपोर्ट कराया। हेडर एक अदर फंक्शन है जिसको हम कंपोनेंट भी कह रहे हैं। फंक्शंस को हमने पढ़ा था टाइप स्क्रिप्ट में कैसे कॉल कराते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल कर देते हैं। चला नहीं है? अच्छा, चल जाएगा वैसे। page.tsx मैंने खाली कर दी है, सिर्फ लेआउट में जो चीज़ है ना वो शो हुई है। तो layout.tsx में हेडर हम कॉल करें तो 3 फाइल्स हैं हमारे पास, जिसमें से page.tsx को अब हम नहीं यूज़ कर रहे, इसको काट देंगे। सिर्फ 2 फाइल्स की बात होगी, layout.tsx, header.tsx। क्या हमारा हेडर यहाँ पे शो हो जाएगा? नो सर। तो क्या शो होगा? हेडर आएगा। यस सर। हेडर आएगा। ये लिखा हुआ आ जाएगा, देखते हैं। लोकलहोस्ट 3000 क्या किया भाई? हेडर और फंक्शन बनाया है। मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना है। अच्छा, ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये मैंने कॉल किया है HTML के अंदर। तो HTML के अंदर बेसिकली मैं जावास्क्रिप्ट चलाना चाह रहा हूँ। तो HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट अगर आपने चलानी, देखो यहाँ चिल्ड्रन के केस में भी ऐसे ही हुआ। आपने कर्ली ब्रैकेट लगाने होंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कॉल कर लो फंक्शन, मसला नहीं है। अब आ जाएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। अच्छा, हेडर में है क्या? सिर्फ हेडर लिखा है। तो मेरा सवाल ये है कि हेडर आ जाएगा नहीं आएगा? देखते हैं। सेव किया, आया नहीं आया? आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट है, फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन क्या चीज रिटर्न कर रहा था? HTML रिटर्न कर रहा था। HTML वो सारी यहाँ पे प्रिंट हो गई। फिलहाल एक हेडर था, हेडर का ही टेक्स्ट है ना बस।
यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दो, हेलो आई एम हेडर। तो देखते हैं ये हेडर आया, आ गया। तो मतलब फंक्शन को मैं HTML के अंदर कॉल कराऊंगा तो जो भी HTML वो फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे नहीं। एक लगाएंगे। बट चल तो रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहे? तो इसमें हमने जो चाह रहा हूँ वो तो हो रहा है ना। ये देखो आ तो ना हेलो आई एम हेडर, नहीं क्यों अलग है, मतलब चल तो रहा है ना। अच्छा इसका नहीं मसला हेडर बोल रहा हूँ, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है नहीं, बैड प्रैक्टिस है। जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन चल रहा है लेकिन वो रिटर्न तो HTML ही करना है ना। तो एट द एंड HTML ही रेंडर हो रही है। इसमें एक ड्रॉबैक है, तो जब हम रेंडरिंग यूज स्टेट बढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ये तरीका है जैसे आप टाइपस्क्रिप्ट में कर सकते हो, लेकिन फंक्शन आप ऐसे नहीं कॉल कराओगे। फंक्शन कॉल कराने का तरीका ये होगा आप लोगों का, जो आप लोगों ने याद रखना है। जो इससे पहले वाली चीज़ थी वो इसलिए मैंने कराई थी क्योंकि रिमाइंड कराने के लिए कि हमने फंक्शंस को ऐसे कॉल करते थे। लेकिन TSX के अंदर फंक्शन को अगर आपने कॉल करना है या कंपोनेंट को अगर आपने कॉल करना है तो आप ऐसे करोगे, ऐसे। सर ये चीज समझ देखो हमने क्या किया, हेडर को इंपोर्ट कराया। हेडर क्या है? एक कंपोनेंट है, लेकिन कंपोनेंट हम क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि हम TSX की फाइल के अंदर है, इसलिए हम इसे कंपोनेंट कह रहे हैं। और ये क्या रिटर्न कर रहा है? HTML रिटर्न कर रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या कराया, हेडर को यहाँ पे फंक्शन की तरह कॉल करके दिखाया। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर जो भी HTML थी वो आपकी यहाँ पे रेंडर हो जाएगी। लेकिन वो जो तरीका है वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। उसकी रीजन है, उसका ड्रॉप है। चल तो रहा था लेकिन उसका आगे चल के ड्रॉबैक है, तो वो नहीं डिस्कस करें। हम जो तरीका यूज करेंगे वो ये वाला। तो अभी फिलहाल आपका फोकस इस तरीके में होना चाहिए, ये समझ आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हेडर जो हमारे कंपोनेंट का नाम था उसको मैंने HTML टैग्स की तरह लिख लिया है। अच्छा, सेव करूंगा तो एरर आएगा, चल जाएगा? एरर आया। एरर आएगा यस सर, जी। एरर आया। फाइल का नाम है, ऊपर जो हमने इंपोर्ट करा है ना उसको अब हम एज अ टैग यूज करेंगे। नहीं चलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? अच्छा, एरर नहीं आ रहा। हेडर यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है? स्मॉल में लिखा है। इंपोर्ट कहाँ से कैसे करा है? ये देखो कैपिटल से करा है। तो ये गलतियां भी आप लोग करोगे कि एरर तो नहीं आ रहा। तो एरर नहीं आ रहा तो आप समझते हो कि भाई सही है, लेकिन सही नहीं है, इस गलत है। हेडर क्योंकि मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हेडर को मुझे कैपिटल में लिखना हो ऐसे। इसकी निशानी आपको ऐसे पता चल जाती है कि ग्रीन कलर में हो जाता है। ये हेडर ग्रीन कलर में हो गया, मिल गई निशानी। अब मैं जब इसको सेव करूंगा तो हमारा जो भी हेडर होगा वो शो हो जाएगा। तो अभी तक जो चीज हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि एक फाइल को, एक कंपोनेंट को किसी और फाइल के अंदर, किसी और कंपोनेंट के अंदर
कैसे इंपोर्ट करा के यूज करता है। सवाल ये हम एक तरह से समझ लें, हम अपना टैग बनाए जिसको हम कंपोनेंट कह रहे हैं। इसकी निशानी है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। दोबारा बोले, एक सेकंड। अच्छा, पहले मैंने ना स्मॉल से लिखा था, कर्ली ब्रैकेट वाला, वो मैंने इसलिए किया था कि आपको बताने के लिए कि है बैकग्राउंड में ये फंक्शन ही, देखो फंक्शन ही है ना, फंक्शन ही है। तो इसको फंक्शन को जब मैं कॉल कराता हूं, जैसे हमने टाइप स्क्रिप्ट में करा था, तो आपके पास वैसे ही कॉल होगा जैसे होता है नॉर्मली। फिर मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन को कॉल तो करा रहे हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा नेक्स्ट.जेएस के अंदर। यहाँ पे कंपोनेंट्स वाले केस में वो तरीका ये है कि आप फंक्शन को टैग की तरह लिखोगे। तो ये बैकग्राउंड में फंक्शन को बेसिकली कॉल ही कर रहा है, फंक्शन को चला रहा है। तो हम जब भी कंपोनेंट यूज करेंगे टैग्स की तरह देंगे, नहीं एक्सएमएल अलग चीज है। ये हमारे पास TSX का टाइप स्क्रिप्ट एक्सएमएल, उसका सिंटैक्स है। एक्सएमएल का भी कुछ पार्ट है इसमें, लेकिन टोटल जो ये इन्होंने डिजाइन किया ना, ये TSX आप इसको कहेंगे, सिर्फ एक्सएमएल नहीं कहेंगे जी। हाँ, फंक्शन में हमने यहाँ पे हेडर जो है इसका नाम कैपिटल में लिखा है, इसलिए नीचे भी रखेंगे। स्मॉल में हम रखेंगे ही कैपिटल में। कंपोनेंट्स की ये निशानी है, वरना तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। आप HTML का टैग यूज करना चाह रहे हैं या अपना कंपोनेंट यूज करना चाह रहे हैं। कहाँ रहा था हेडर जब मैंने स्मॉल में लिखा था, ये थोड़ी देर के लिए आई होगी। तो कंपोनेंट्स बना के यूज करना सीख लिया हमने जी। नहीं, लिंक कैसे करेंगे? नहीं, वो जो लिंक का कंपोनेंट है ना, वो बना बनाया कंपोनेंट है, वो यूज होता है एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए। उसका ये काम नहीं है कि एक ही पेज पे दूसरा कंपोनेंट हम इंपोर्ट कर दें, वो काम नहीं है उसका। उसका काम ये है, बस इतना ही है, एक पेज से दूसरे पेज जाना, बस राउटिंग। बस जो हमने लिंक का कंपोनेंट पढ़ा था, उस वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे भी हमारे पास हेडर, तो जो लिंक का था वो कंपोनेंट नेक्स्ट.जेएस ने बनाया था, ये हेडर का कंपोनेंट हमने बनाया जी। अगर आपने एक और कंपोनेंट बनाना है तो क्या पूछेंगे आप पूछ रही है ना कुछ? नीचे एक सेकंड, आप बोल दी ना? नहीं, आप ही जो बोल रही थी। अभी पीछे से भी आवाज आ रही है ना, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से पहले सुनिए। पूछे हाँ, वो नहीं चलेगा सर। हमने नाम कैपिटल में रखना है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में रखना है। और जो नाम मैं यहाँ पे रखूंगा, सेम नाम यहाँ पे रखना होगा। एक्सपोर्ट करते हुए, क्योंकि हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, तो डिफॉल्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट कराते हुए नाम कुछ भी रख सकते हैं। स्मॉल में नहीं रखना ना, स्मॉल में रखना ही नहीं, मसले होंगे। कैपिटलाइज फॉर्म में रखना है, जिसका पहला लेटर कैपिटल है।
ये बस याद रखना। कंपोनेंट को मॉड्यूल कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन मॉड्यूल की डेफिनेशन जो है ना वो और ज़्यादा वास्ट है, मतलब सिर्फ आपकी HTML के कंपोनेंट्स नहीं होंगे, उसके अंदर फिर टाइप स्क्रिप्ट के भी फंक्शन हो सकते हैं, उसके अलावा वेरिएबल्स की फाइल भी हो सकती है। तो मॉड्यूल्स के अंदर कंपोनेंट्स का आप कह सकते हो एक और ट्री, उन कंपोनेंट्स के अंदर नहीं आता, तो समझने के लिए कह सकते हो, मसला नहीं है। रिटर्न से पहले सिंपल, रिटर्न से पहले आप कुछ भी वेरिएबल बनाना चाह रहे हो यहाँ बन जाएगा, बट हम नहीं बना रहे, हमें ये तो समझ आ जाए। अच्छा, क्लियर है? यस सर। अच्छा, बहुत आसान सी चीज़ है ये। अगर आपको अगली क्लास में ये नहीं आया ना, सजाए करंट। अच्छा, तो भाई इसको कर लो, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन हम अभी स्टार्टिंग में ना, जिनको नहीं आता उनकी थोड़ी सी फेवर कर देते हैं, उनके पेज से चल लेते हैं शुरू में, फिर हम पेज बढ़ाते रहेंगे, फिर और एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। जी हाँ हाँ, बटन का अगर आपने कंपोनेंट बना रहे उसके लिए अलग फाइल बनाएंगे। जी कौन क्या डेटा टाइप लेजर लाइट में आप प्रेस कर लो यार। अच्छा जी, वो आपका पहले हाथ 5 बंदे पकड़ के ऐसे दबाएंगे, 5 को लग गया तो फिर मसला हो गया। अच्छा चलो, अब कोडिंग स्टार्ट कर ले जी, क्या कहेंगे? चलो कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हेडर का कंपोनेंट बनाना है, ये बनाना है बेसिकली। सही है, थैंक यू। अच्छा, लेआउट के अंदर हम यूज कर रहे हैं और हेडर के कंपोनेंट ना हम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTML लिख लेते हैं, फिर CSS लिखेंगे। तो लोगों की जगह पे हम इमेज लगाते हैं अमूमन, बट फिलहाल हम इमेज नहीं लगा रहे, हम H2 लगा लेते हैं। और ये लेफ्ट में आपके पास ये डिव है, और डिव क्या लोगो है बेसिकली, और राइट साइड में 4 बटन है। 3 है सर, 3 है, 3 चेक कर रहा हूँ। तो हम एक काम करते हैं, अच्छा ये हेडर का टैग क्यों लगा है, ये HTML के अंदर होता है? होता है, SEO के लिए लगा है, सिमेंटिक HTML। अच्छा, यहाँ पर आके मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे हमारे पास लोगो होगा, राइट साइड पे हमारे पास बटन्स होंगे। तो लोगो का एक मैंने कमेंट ऐड कर दिया यहाँ पे, और एक बटन्स का ऐड कर दिया, या लिंक्स कर देता इसका। तो लोगो से रिलेटेड कोडिंग मैं इसके नीचे करूँगा, लिंक से रिलेटेड कोडिंग मैं इसके नीचे करूँगा। या आप लोगों ने करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि हमें पता हो। कर लो यार, मर्जी है, ये नहीं बोलना इसके बगैर चल जाएगा नहीं चलेगा, ये नहीं पूछना कुछ। तो ये कमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही कमेंट आते हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे कमेंट आएगा, तो आप कमेंट करने की शॉर्टकट ये है Ctrl/, बस। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, काम की वक्त कभी नहीं चलता है, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं इंतजार करता रहता हूँ ये सजेशन देगा, ये AI आया था ना सजेस्ट करने। अच्छा, एक मैंने डिव बना लिया जिसके अंदर हमारे पास लोगो होगा, और लोगो के लिए फिलहाल H2 यूज कर लेता हूँ। H2 के अंदर हमारे पास लोगो के अंदर मैं डाल देता हूँ माय वेबसाइट। ये मेरा भाई एक तरह से समझिए लोगो होगा, जिसको अभी मैंने स्टाइलिंग नहीं करी। फिर उसके बाद हमारे पास लिंक्स है, लिंक्स के अंदर हम एक डिव ऐड करते हैं,
div के अंदर हमारे पास nav का एक टैग होगा। ये जो बटन्स वाला सेक्शन है ना, इसको हम nav कहते हैं। नेविगेट करते हैं ना इधर से एक जगह से दूसरी जगह, उसको nav कहते हैं। तो ये HTML का टैग है, मैंने कुछ नहीं लगाया यहाँ पर। हाँ लग रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा छोड़ दें प्लीज, सही है। अच्छा बस क्या होगी, कोशिश किया करें चीज़ों को ना नज़रअंदाज करें। गुस्सा आता है गर्मी में तो और तपती है। अभी मुझे गुस्सा आएगा, मैं इनको खड़ा कर दूंगा तो बोलना मैंने देखी है। लेकिन जो है नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। अच्छा, nav के अंदर आपके पास UL का टैग लगेगा, लिस्ट लगाने के लिए यूज होता है। आता है ना, ये HTML है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और UL के अंदर LI लगेगा। तो हमारे पास nav के अंदर UL और UL के अंदर हमारे पास LI आ गया। LI के अंदर 3 बटन थे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। 3 बटन आ गए। इसमें लिंक तो मैंने लगाई नहीं, लिंक कहाँ लगाऊं? LI के अंदर लिंक। लिंक का टैग मैं लगाता हूँ और href, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। तो मैं चाहता था मैं डायरेक्ट लिंक कर देता, लेकिन जो है हमने सिमेंटिक HTML लिखनी है। तो जब SEO के लिए ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जब भी लिस्ट बनाओ ना किसी भी चीज़ की, चाहे वो बटन्स की लिस्ट हो, लिंक्स की हो, तो UL LI हम यूज़ करते हैं लिस्ट के लिए। उसके बाद आपके पास लिंक का टैग है जो कि एरर दे रहे हैं, इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट का की लिखने की बजाय मैं क्या करता हूँ, लिंक को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल स्पेस, ये देखो पहले ही आ रहा है VS कोड के अंदर, कंट्रोल डॉट से भी आ जाता है, कंट्रोल स्पेस से भी आ जाता है। इसको पहले वाले को मैं क्लिक करूंगा तो ये खुद ही इंपोर्ट वाली लाइन ऐड कर देगा। लिंक का टैग इंपोर्ट कैसे कराया मैंने? लिंक का टैग हमारे पास एक बना बनाया कंपोनेंट है जो कि यूज होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए एंकर टैग की जगह पर। लिंक के टैग को इंपोर्ट कराने के लिए मैं लिंक के पास आया, यहां मेरा कर्सर है लिंक के पास, कंट्रोल स्पेस दबाया, कंट्रोल प्लस स्पेस दोनों साथ में दबाया, तो ये मेरे पास VS कोड अब सजेशन दे रहा है। ये VS कोड मुझे बता रहा है। तो मैंने क्या करना है, पहले वाले को सेलेक्ट कर लिया। जब मैंने सेलेक्ट किया ना तो इसने क्या किया, VS कोड ने इंपोर्ट की लाइन खुद ही निकली। तो वो VS कोड बेसिकली मुझसे पूछ रहा था कि लिंक का टैग आपने इंपोर्ट कराना है यहाँ से, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, उससे खुद इंपोर्ट कर दिया। अगर आपने मैन्युअली करना है तो ये लाइन लिख लेना ऊपर टॉप पे, ये इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, तो हमने इंपोर्ट कर दिया। लिंक का टैग हमने होम पेज के लिए भी इंपोर्ट कर दिया, अबाउट के लिए भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, अबाउट के लिए भी आ गया और कॉन्टैक्ट के लिए भी। अच्छा ये दोनों के लिए आ गया, ठीक है। 3 लिंक बनाया करने के, और वो HTML वाली बात कर रहे हैं। अब देखो ये जो है ना ये HTML है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल HTML। आप लोग HTML नहीं करेंगे तो हमेशा फिर फंसे ही रहेंगे।
आप देखो ना इसमें मैंने क्या लिंक का टैग मैंने पढ़ा है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, कोई नई चीज नहीं करा। इसकी वजह से ना क्या होता है, क्लास का पेस बहुत स्लो हो जाता है, वैसे ही मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ। तो जो मैं होमवर्क दूँ ना वो प्लीज कर लिया करें, वरना कोई क्लास नहीं समझ आएगी, जैसे आज नहीं समझ आएगी जिनको HTML CSS नहीं आती। देखें जी, दोबारा बोले होगा, राइट साइड पे बटन होगा। तो फिलहाल मैं स्टाइलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ HTML लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड के लिए मैंने ये कोड लिखा था HTML में, राइट साइड के लिए अच्छा ये डिव हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा टैग होगा। नेव का टैग हम डिव की जगह पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये नेव का टैग आ गया है, नेव के अंदर हमने यूएल का टैग यूज किया है। यूएल बेसिकली यूज होता है लिस्ट बनाने के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर फिर हमारे पास बटन्स की लिस्ट आ गई। हमने पढ़ा था कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए लिंक लगाना हो तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, लिंक का कंपोनेंट यूज करेंगे। निकल लिया। और इसको इंपोर्ट कराना पड़ता है ऊपर टॉप पर, ये मैंने इंपोर्ट भी करा। तो अभी तक हमने सिर्फ HTML लिखी है। सेव करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अच्छा सा हेडर। तो हमारा हेडर बगैर CSS के कुछ ऐसा आया है अजीब सा। अब आप लोगों को तो HTML CSS आती है ना, यस सर। तो एक एक करके ये गर्म क्यों होगी। अच्छा, एक एक करके मैं सवाल करता हूँ। पहले यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कोई चीज ऐसी मुश्किल, टाइम टू टाइम करते रहो ना, ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। अच्छा, कोड लिखने के लिए आप लोगों को मैं कोड दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो टेंशन नहीं है। अभी फिलहाल टाइम हमारे पास कम है, हमने इसको स्टार्ट करना है, फिर एंड में कोड लिखने का टाइम दे दूंगा। अभी सिर्फ समझ लें कि क्या लिख रहे हैं। हेडर हमने बनाया, हेडर के अंदर HTML लिखी है, इसकी स्टाइलिंग मुझे करनी है। तो सबसे पहले हम जो है ना HTML लिखने के बाद एक एक करके स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। पहले लोगों की स्टाइलिंग करनी है जी। ये डिस्प्ले फ्लेक्स सब आ गए जी। इसका यार आप पे पॉइंट आउट करेंगे, आप मुझे भेजेंगे, इसलिए तो लाया हूं मैं। अच्छा, इसका अगर आपने फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बड़ा करना है टेक्स्ट, क्या क्लास लगाऊं टेबल की? XL 5XL टेक्स्ट 2XL 4XL अच्छा 9XL जी, सॉरी जी, क्या क्लास लगाऊं? XXL टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए टेक्स्ट XL सर 2XL लगा देगा। तो H2 के अंदर मैं आता हूँ, क्लास नेम लगाता हूँ टेक्स्ट, या टेलमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ यस सर टेक्स्ट 2XL या 3XL कर दिया। 4XL कर ले। देखते हैं ये। तो टेक्स्ट साइज तो बड़ा हो गया हमारे लोगो का, ये हमारा लोगो होगा लेफ्ट साइड पे भाई। अच्छा, बटन्स के अंदर मुझे फिलहाल तो कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है। CSS के अंदर कैसे करूंगा जी?
अपने दिमाग पे जाना जी, सही है। फॉन्ट का वेट अगर मुझे बढ़ाना है, टेक्स्ट का वेट अगर मुझे बढ़ाना है, तो क्या सीएसएस में क्या क्लास होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? फॉन्ट साइज। क्या फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज से तो बड़ा छोटा होता है। मैं कह रहा हूँ इसको बोल्ड करना है, मोटा करना है टेक्स्ट को। फॉन्ट वेट। आप ही बताओ कहाँ पीछे जाते हो? आपसे ही आप बता तो रहा। जी। फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट। फॉन्ट अरे वेट। उनको बोलने दो ना, आप ही जो बोल लेते हो ना, क्या बोल रहे फॉन्ट? हाँ जा रहे हैं। हाँ नहीं, लेजर लाइट जा, हाँ ये जो खड़े हैं इनसे बात करते। कैसे, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में? फॉन्ट वेट, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ फॉन्ट टेलविंड सीएसएस की जो क्लास है उसकी है फॉन्ट सेमी बोल्ड, थोड़ा कम मोटा करो। फॉन्ट बोल्ड ज्यादा मोटा हो जाएगा, फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड बहुत मोटा हो जाएगा, तो सेमी बोल्ड मुझे थोड़ा सा मोटा करना है। तो ये क्लासेस भी कहाँ से देख सकते हो आप? डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो। सेव करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो गया, ये थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट मोटा हो गया, बड़ा भी हो गया। तो लोगो फिलहाल इतना सही है। एक मेजर काम मुझे यहाँ पे करना है। अभी जो है ना हमारे जो बटन है ना, वो है हमारे पास कहाँ पे? नीचे। इनको मुझे किसी तरह से डिस्प्ले फ्लैश होगा और जस्टिफाई कंटेंट। अभी हमारे बटन है यहाँ पे लोगों के नीचे, इस तरह से। पहला काम मुझे जो करना है ना, मुझे इस बटन को और इस लोगो को दोनों को साथ साथ लाना है, ऐसे बराबर बराबर। डिस्प्ले फ्लैश। फ्लेक्स, यस सर। ऐसे बराबर बराबर में लाना है। अच्छा, ये बड़ा ध्यान से हमें देखना है। कैसे लाऊंगा, क्या क्लास होगी सीएसएस के अंदर, क्या प्रॉपर्टी होगी? जी, आपको थोड़ा थोड़ा आता है ना, ये जो आगे बैठे हैं चश्मा लगे, मुझे माय वेबसाइट के बराबर में लाने ये तीनों बटन। कैसे लाऊंगा? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, अच्छा तरीका बताओ शॉर्ट सा। वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से जी। यस सर। जी आप क्या कह रही? डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है, वो आप यहाँ पे यूज करोगे। लेकिन इसमें जो मेन चीज पता लगानी है वो कहाँ लगानी, वो क्या लगानी है कि फ्लैक्स लगाना कहाँ है। हमारे पास इतने सारे डिफ हैं, इस डिफ को मैं बंद करता हूँ, ठीक हो गया। नीचे वाले डिफ को भी, मैप को भी मैं बंद करता हूँ। बेसिकली मुझे इस वाले डिफ को और इस वाले मैप को एक लाइन में लाना है। तो मैं देखूंगा इन दोनों का पेरेंट एलिमेंट कौन है। हेडर। इन दोनों का पेरेंट है ये, हेडर मतलब हेडर के अंदर है ये तीनों, ये दोनों। लोगो भी इसके अंदर है, लिंक्स भी इसके अंदर है। तो इसका पेरेंट है हेडर। हेडर पे आके मैंने क्लास लगानी है, क्लास नेम फ्लेक्स। देखते हैं, फ्लेक्स कर देना पहले सिर्फ। फ्लेक्स मैंने कर दिया। अब ये क्या हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। ये हो गया। देखते हैं, आ गया बराबर बराबर में आ गया, दोस्त बन गए। अब दूसरा काम ये करना है मुझे कि इन तीनों को उठा के
यहाँ पे ले आना। जस्टिफाई बिटवीन अच्छा, इसकी जो CSS में अगर आप लिखोगे ना, इसको ऐसे लिखोगे, देखो मैं माउस लेके जाता हूँ, ये लिखा हुआ डिस्प्ले फ्लेक्स, ये CSS की प्रॉपर्टी है इसकी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब मेरा अगला टास्क है ये करना, किस किस को पता है कैसे होगा? फ्लेक्स है चाहे CSS में बता दो या टेबल में। स्पेस बिटवीन बोला, और जस्टिफाई बिटवीन जस्टिफाई बिटवीन इन्होंने बोला, जस्टिफाई बिटवीन बोल रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं? जस्टिफाई बिटवीन थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। लोड राइट आप ही जिन्होंने टोपी पहनी है। स्पेस बिटवीन, तो जस्टिफाई बिटवीन और स्पेस बिटवीन जिनको आता है उन्होंने ये जवाब दिया जी। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, यस सर एक ही है, चार है, एक ही है। चलो ये अब तीसरा ऑप्शन आ गया, जस्टिफाई एंड फ्लेक्स कंटेंट, नहीं जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, सही है। जुगाड़ है। चलो, तो इसको करने के लिए हमें कहाँ पे लगाना पड़ेगा? जो भी चीज़ है जस्टिफाई वगैरह कहाँ पे लगाना पड़ेगा? लेफ्ट जहाँ पे फ्लेक्स लगाए पेरेंट पे, बिल्कुल ये याद रखना है। फ्लेक्स कहाँ लगना है? फ्लेक्स इससे बच्चों वाली चीज़ है, बस ये पता करना होता है इसको लगाना कहाँ है, तो पेरेंट पे लगाना होता है फ्लेक्स। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई बिटवीन, अच्छा ये जस्टिफाई क्या चीज़ है? फ्लेक्स के साथ ही आपके पास ये प्रॉपर्टीज लगती हैं जस्टिफाई की, या आप टेलमेंट की डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे वहां भी मिल जाएगा। अच्छा, इसका काम ये होता है कि आपके जितना भी कंटेंट है उसको हॉरिजॉन्टली मूव करना, जस्टिफाई का ये काम है, हॉरिजॉन्टली मूव करना। या दोनों को उठा के सेंटर में ले आओ, या दोनों को उठा के एंड में ले जाओ, या दोनों को एक दूसरे से नाराज कर दो और एक दोनों कोने कोने में चले जाओ। तो जस्टिफाई का काम होता है हॉरिजॉन्टली मूव करना। जस्टिफाई से आप ऐसे नहीं मूव कर सकते। एक केस आता है जहाँ कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं, बट फिलहाल वो में करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रो। आपके पास जो है जिसको हम रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं जस्टिफाई से। मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ जस्टिफाई सेंटर, क्या होगा? सेंटर में आगे आ जाएगा। दोनों बीच में आएंगे या एक बीच में आएंगे? दोनों आएंगे, क्योंकि ये हेडर जो है दोनों का पेरेंट है, लोगों का भी पेरेंट है, लिंक्स का भी पेरेंट है, तो दोनों सेंटर में आ जाने चाहिए। आ गया सेंटर में। इसी तरह से जस्टिफाई एंड अगर मैं करूँगा तो दोनों एंड में चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे। देखते हैं ये लो। तो हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए जस्टिफाई यूज होता है। उसके आगे आप जो भी लगाओ वो आप, अच्छा इस पे माउस लेके जाता हूँ, इस पे क्या CSS अप्लाई होती है? ये होती है जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स अराउंड, फ्लेक्स बिटवीन। तो हमने क्या यूज करना है? हमने यूज करना है बिटवीन। जस्टिफाई बिटवीन क्या करता है? वो देखता है कि आपके पास कितने चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। एक आपके पास लोगो है, एक आपके पास लिंक्स है, दोनों के बीच में जितना स्पेस वो ऐड कर सकता है कर देगा। तो दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे, एक कोना पकड़ लेंगे जाके। देखते हैं, सेव करते हैं। तो माय वेबसाइट एक चिल्ड्रन चला गया, उस कोने में एक चिल्ड्रन चला गया, बीच में जितनी वो स्पेस ऐड कर सकता था उतनी उसने कर दी। तो जस्टिफाई बिटवीन इस केस में हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें दोनों को एक एक कोने में भेजना है। अब किसी ने बोला था जस्टिफाई स्पेस अराउंड, जस्टिफाई स्पेस क्या था? जस्टिफाई अराउंड। ये
ये टेलमेंट की क्लास है जस्टिफाई अराउंड। इस पर अगर मैं ओवर करूंगा तो बैकग्राउंड में ये CSS लगेगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। बट हम CSS लिख नहीं रहे, टेलमेंट हमारे लिए लिख रहा है, तो हमें ये क्लास याद रखनी है बस। जस्टिफाई अराउंड और जस्टिफाई बिटवीन में क्या डिफरेंस है? दोनों नाराज तो होते हैं, लेकिन बीच पे स्पेस दोनों अपने लेफ्ट और राइट में भी थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, बिल्कुल कोने में जाके नहीं, थोड़ा कम नाराज होते हैं, थोड़ी सी जगह को छोड़ देते हैं ताकि कोई और भी आ सके। तो जस्टिफाई अराउंड नाराज होते हैं लेकिन कम नाराज होते हैं, लेफ्ट और राइट पे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। जस्टिफाई बिटवीन क्या करता है, वो पूरा नाराज हो जाता है, वो एक एक कोना पकड़ लेता है। अच्छा, तो हमें हमारे केस में क्या अच्छा है? बिटवीन ज्यादा अच्छा है, हमें नाराज ही करना है। तो अब तक हमने फ्लेक्स की दो क्लासेस पढ़ी। जस्टिफाई हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है, फ्लेक्स के बगैर जस्टिफाई यूज कर सकता हूं मैं? नहीं, फ्लेक्स लगेगा ही लगेगा, उसके बगैर जस्टिफाई नहीं चलता। चलो, तो एक काम तो हो गया हमारा, टास्क आहिस्ता आहिस्ता ये अचीव हो रहा है, तो मतलब हमारे ये जो है ये यहां पर तो आ गया। अब इन तीनों बटन को मुझे एक लाइन में लाना है। भी लो। एक लाइन में लाने के लिए क्या पढ़ा था अभी हमने? फ्लेक्स। अब ये वाला सवाल तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि इधर कहाँ देख रहे हो, पूछ लूंगा, तुमसे बोल रहा हूँ। जी सर, अपना गिरबान देगा मेरे पास। जी, कैसा? ठीक है, अच्छा, मुझे बताएं इन तीनों बटन्स को एक लाइन में लाना, कैसे लाऊंगा? टेलमेंट की क्लास बता दें मुझे, अभी अभी हमने यूज कर लिया, बहुत आसान सी है। एक लाइन में लाना है तो फ्लेक्स लगेगा। फ्लेक्स एक लाइन में लाने के लिए यूज होता है। फिर अगर आपको उसको मूव करना है तो फिर जस्टिफाई वाला काम आता है। फिलहाल टास्क ये था कि एक लाइन में लाना है। अब अगला सवाल जी, आप तुम तो सामने बैठे, तुम्हें तो ऐसे बुला मैं तो पकड़ के लाऊंगा जी। अब इन्होंने ये जवाब दिया कि एक लाइन में लगाने के लिए हमने फ्लेक्स लगाना है। आपसे ये सवाल है कि फ्लेक्स लगाना कहाँ है? हमें अरे उनको बता दीजिए, मुझे पता है सब आता है आपको। मुझे इन तीन बटन्स को एक लाइन में लाना है, तो फ्लेक्स कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे नीचे ले आते हैं ना, इसको खोल देते हैं, क्योंकि आप सिर्फ नैब की बात हो रही है ना, हेडर में हमने जो काम, लोगों में जो काम करना था कर लिए। अब लिंक्स के अंदर तो नैब में लगेगा, यूएल में लगेगा, एलआई में लगेगा, यूएल या नैब? ये कह रही है यूएल, अभी तक तो सारे नैब में, नैब देख लिया ना, नैब में लगेगा, नैब में लगेगा, नैब में लगेगा। चलो देख लेते हैं, दोनों ट्राई करते हैं। तो एक काम करते हैं, यूएल को बंद कर देते हैं, नैब में भी लग सकता है। हमारा टास्क ये है कि इनको एक लाइन में लाना, मतलब ऐसे बनना, वो भाई भाई बना देना। तो उसके लिए मेरा सवाल ये था, फ्लेक्स कहाँ पे लगेगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नैब में, बहुत सारे बोल रहे हैं यूएल में, देखते कौन से नहीं।
नेव में पहले लगा दीजिए फ्लेक्स। अब आ जाएंगे बटन एक लाइन में। नो सर, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। लग जाएगा, लग जाएगा, नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? डायरेक्ट पेरेंट फ्लेक्स हमेशा अपने चिल्ड्रन को देखता है, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन को नहीं देखता। तो इस केस में नेव का चिल्ड्रन कौन है? यूएल। तो यूएल पे फ्लेक्स लगती है। अब यूएल तो पहले ही एक ही लाइन में ना, और है भी अकेला, तो यूएल को एक लाइन, यूएल पे क्यों फ्लेक्स लगा रहे हैं? हमें लगाना है यूएल के चिल्ड्रन पे फ्लेक्स। तो हमें कहाँ पे करना होगा? यूएल पे। हम चाह रहे हैं ये सारे एल आई एक लाइन में आ जाए, तो हमें देखना होगा इन सारे एल आई का पेरेंट कौन है? वो है ये यूएल। तो फ्लेक्स लगेगा हमेशा पेरेंट पे, ना के ग्रैंड पेरेंट पे। तो अब इस यूएल के जो एल आई है वो सारे क्या हो जाएंगे? एक लाइन में होपफुली आ जाएंगे। सेव करते हैं, एक लाइन में आ गए, बहुत ज्यादा ही प्यार है। एक लाइन में आ गया, थोड़ा सा इनके बीच में थोड़ा सा गैप तो होना, स्पेस बिटवीन। हम क्या लगाए? मार्जिन पैडिंग वगैरह लग सकती है, लेकिन फ्लेक्स के साथ एक प्रॉपर्टी है गैप की, स्पेस की भी है, लेकिन स्पेस जो है ना वाई एक्सिस पे कभी कभार मसला करता है, तो गैप सही है फ्लेक्स के लिए, हमेशा चल रहा पैडिंग भी है। तो ऐड कर सकते हैं। गैप एक्स एक्सिस पे हम गैप चाह रहे हैं ना, मतलब हम चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे गैप, अगर वाई एक्सिस में होता तो ऐसे होता, तो हमें ऐसे गैप चाहिए, सारे बटन के बीच में गैप चाहिए एक्स एक्सिस में। तो मैंने लिखा गैप एक्स। अब देखिए ये मुझे, मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है ना, तो मुझे बता रहे इतने गैप से आप ऐड कर सकते हो, इसके अलावा नहीं ऐड कर सकते। कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, बट फिलहाल हम यही सोचते हैं कि इनके अलावा मैं अपनी फंगाइयाँ नहीं कर सकता। तो गैप एक्स 4 कर देते हैं, सेव करते हैं, गैप हो जाएगा, गैप आ गया, सबके बीच में गैप आ गया। मार्जिन पैडिंग से ये होता है कि हर एलिमेंट में जाके मुझे मार्जिन पैडिंग ऐड करनी पड़ती। इसमें क्या हुआ? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अगर आप, तो ये सारे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन से कुछ नहीं होगा, दो के बीच जस्टिफाई बिटवीन कंटेंट से आप करके देखना, विद देनी पड़ेगी। लेकिन होगा ये वो लोग एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे, अब दूर दूर हो जाएंगे। बड़ी स्क्रीन खोली तो ज्यादा दूर होगा, छोटी स्क्रीन खोली तो कम दूर होगी। गैप से क्या होगा कि भाई छोटी स्क्रीन पे भी इतनी गैप होगा, बड़ी स्क्रीन पे भी इतनी गैप। इस केस में गैप ज्यादा अच्छा तरीका। अच्छा, तो हमने 3 प्रॉपर्टी अभी तक देखी, फ्लेक्स, जस्टिफाई, गैप, और हमारा थोड़ा बहुत मतलब डिजाइन बन गया थोड़ा बहुत। बाकी इसकी कलरिंग, बैकग्राउंड कलर तो आप लोग मुझसे अच्छा लगा देंगे। मुझे जो चीज़ पढ़ानी थी ना वो था फ्लेक्स। आप यकीन करो फ्लेक्स आ गया ना, कोई भी सेक्शन आप बना दो। असाइनमेंट आपका ये है, वही वाला असाइनमेंट है, और अगली दफ़ा मैं क्लास में एक एक बंदे से पूछूंगा। अच्छा, असाइनमेंट तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले भाई मैं उमेर आ जाओ भाई स्टेज पे, हमारी शिकायतें आ रही है बड़ी। अच्छा, कोड भी मैं शेयर कर दूंगा, कोड ये भी रहा, फ्लैक्स वगैरह, पीछे नहीं देखो, आ रहे आगे आगे देख लेना। होमवर्क ये है कि नेक्स्ट ईयर को यूज करते हुए एक पेज की वेबसाइट बनानी है। अब वो अच्छी हो, कैसी हो, जैसी भी हो, मुझे वेबसाइट चाहिए। अब वो नहीं करना कि नेक्स्ट ईयर का जो पहला पेज होता है वही ला के दिखा दो, नहीं, एक पेज की वेबसाइट
बना के लानी है। सिंपल सा होमवर्क है। मैं आपकी जगह होता मैं कैसे बनाता? मैं आता गूगल में, फॉर एग्जांपल मुझे किसकी वेबसाइट बनानी है, फूड की वेबसाइट बनानी है, तो मैं सर्च करता फूड वेबसाइट टेम्पलेट्स। अगर आइडिया ना मिल रहा हो ना, चैट जीपीटी से पूछ लो, बोलो भाई मुझे असाइनमेंट मिला है, मुझे उसके लिए वेबसाइट सजेस्ट करो, वो सजेस्ट कर देगा। ये नहीं बोलना कि कोड लिख दो, अच्छा कोड भी लिखेगा। तो टेलमेंट सीएसएस, अगर आपको सीएसएस आती है टेलमेंट बहुत आसान है। सीएसएस नहीं आती, 4 क्लासें हो गई। अगर नहीं करना तो मैं ये कहूँगा भाई फिर आप ना उस लाइन में हो जो कि आपको कोर्स से बाहर कर देगी। मैं मॉडल 1 में भी कहता था, लेकिन असल में ना कोई घर में ना थप्पड़ मार के कराने वाला नहीं है। आप तो 12 बजे तक कर रहा था शॉप पे बैठ के। जबरदस्त। ये देखिए, अब ये जो है ये शॉप पे बैठ के जो है कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता है कि कल मुझे जो सर पढ़ाएंगे वो आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे, पीछे की चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। आगे की चीज़ें समझ आने के लिए ज़रूरी है, पीछे की आगे। अच्छा करते हैं, उसको भी कर लेंगे। यहाँ है ना थोड़े हमारे अच्छे बच्चे हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास वेबसाइट है। किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन देखो और उसको कॉपी करने की कोशिश करो टेलमेंट सीएसएस के साथ। बहुत आसान है। अगली क्लास में हम एक काम करेंगे, हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे एक टेबल लगा लेंगे या एक कुर्सी लगा लेंगे। फैकल्टी जो है ना वेबसाइट्स चेक करेंगे स्टूडेंट्स की और फीडबैक देंगे उसकी बेस पे, और फिर क्या करेंगे उसमें से जो अच्छे होंगे उनके हम जो है एक लिस्ट भी बना देंगे, जो गंदे बच्चे हैं उनकी भी लिस्ट बनाएंगे। हाँ, तो गंदे बच्चों की भी लिस्टें बनाएंगे। अच्छा, ये उबैद को क्यों बुलाया यहाँ पे?